संजय जी, अभी जश्न नहीं मनाएंगे जीत का। ममता बनर्जी ने ये बातें तो आके कह दी, लेकिन क्या वक्त आ चुका है कि तुरंत बाहर आके उनको ये भी कहना चाहिए कि हिंसा की राजनीति के लिए कोई जगह पश्चिम बंगाल में नहीं है? अपने कार्यकर्ताओं को तुरंत रोकना चाहिए अगर जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसमें जरा भी दम है तो। चित्रा जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो शशि शेखर जी ने कहा, जो विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा, और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल ये समय है ममता बनर्जी को घर से बाहर आना चाहिए और ये संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। जो दूसरी बात विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे थे, उनके बड़े नेताओं को ट्विटर हैंडल का इतना इस्तेमाल कैंपेन के समय किया जाता है, क्यों नहीं इस समय ये मैसेज ट्विटर हैंडल के थ्रू दिया जा रहा है कि इस तरह के आगजनी में और इस तरह के हिंसा में शामिल ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ममता बनर्जी का बाहर आना और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना कि इस तरह की हरकतों में शामिल ना हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ममता बनर्जी का तुरंत बाहर आना और ये कहना, चूंकि एक प्रचंड जीत मिली है। अब तक के तृणमूल कांग्रेस के इतिहास को हम उठाकर देखेंगे तो इतनी बड़ी जीत ममता बनर्जी की पार्टी को नहीं मिली थी, ना 2011 में ना 2016 में। अगर इतनी प्रचंड जीत के बावजूद वहां पर कार्यकर्ता हंगामा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो यकीनन ये तस्वीरें परेशान करने वाली होंगी। विजय मिश्रा जी, क्लोजिंग कॉमेंट में सीधे जल्दी से आपका चाहूंगी, बातचीत कीजिए अपने नेताओं को और बताइए कि सबसे बड़ी पार्टी का उतना ही बड़ा दिल भी होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना होगा अब आज से आपको, और इसी वजह से ये जो हिंसा की राजनीति है इसको तुरंत स्टॉप करने की जरूरत है। चित्रा जी, शशि शेखर जी और विनोद अग्निहोत्री जी जो आरोप लगा रहे हैं, या जो उनके द्वारा भी, जैसे कि हमारी ममता दीदी का सेंट्रल 2024 में नेशनल राष्ट्रीय राजनीति में उनका हस्तक्षेप नहीं होगा, यह बात कहना उचित नहीं है। और जहां तक आगजनी की और तोड़फोड़ की बात है, हम लोग अवश्य लेंगे। बंगाल में हमेशा शासन का राज रहा है, बंगाल में बहन और बेटियां महफूज है। बंगाल जो है, बंगाल में हम सभी जो है, बंगाल की जनता ममता दीदी को मानती है, पसंद करती है, ममता दीदी के प्रति पूर्ण आस्था है यहाँ की जनता को, यहाँ के मतदाताओं का। इसीलिए बंगाल में किसी तरह की भी हिंसा ममता दीदी बर्दाश्त नहीं करती है, हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। ये मैं सुन चुकी हूँ बहुत देर से, लेकिन उम्मीद यही कि अब कहीं और से इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आए, कम से कम वो गंभीरता देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, चूंकि आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है, 218 सीटें बहुत बड़ा मैंडेट है 292 में से, और ऐसे में आपसे उम्मीद भी यही की जाती है। अब जरा अलग तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शशि जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, 218 सीटें ये क्या बताता है? क्योंकि बीच में कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखने को मिलेगी और कोई भी आखिर तक जीत सकता है, लेकिन ये तो वन साइडेड मुकाबला ऐसा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने वो कौन सी 3 बातों का प्रभाव छोड़ा जनता के बीच में जिसके कारण इतनी बड़ी जीत टीएमसी यहां पर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, और आगे की राजनीति के लिए, आगे की फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए इसके मायने क्या निकाले जाएंगे? चित्रा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो यह कि जनता डिलीवरी देखती है, तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपनी हुकूमत को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रम स्थापित किए, जिस तरीके से उन्होंने समाज के हर तबके को देखा, और 2019 की बीजेपी के उभार के बाद से उन्होंने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया, तो ये पहली बात थी जिससे कि ममता बनर्जी को ये ऊंचाई देने की सीढ़ियां बनानी शुरू की। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने अपने एटीट्यूड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जय श्री राम कहने पर किस तरीके से वो विफल पड़ी थी और किस तरह उन्होंने पुलिस का सहारा लिया था, लेकिन धीमे धीमे उनकी समझ में आ गया कि इस ट्रैप पे उन्हें नहीं फंसना है, और उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, जो रास्ता बंगाल का था, बंगाल की बेटी का था, बंगाली प्राइड का था। बीजेपी के पास इस नारे का कोई जवाब नहीं हो सकता था, क्योंकि मोदी जी का आकर्षण अपनी जगह था, भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रणनीति अपनी जगह पर थी, उनके कार्यकर्ताओं का समर्पण और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों का वहां डेरा डाल लेना एक अलग बात थी। लेकिन उनके पास एक बात का जवाब नहीं था कि ममता बनर्जी की काट का उनके पास कौन सा चेहरा है जो राइटर्स बिल्डिंग पर बैठकर लोगों के हक हुकूक की बात करेगा, और यही वो पॉइंट था। एक तरफ उनके पुराने काम, दूसरी तरफ उनकी बदली हुई एटीट्यूड, और तीसरी तरफ उनका एक बंगाली चेहरा न होना उनके सामने, उनके बात आगे उनका रास्ता हमवार करता चला गया। एक बात और, ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, उनको ये अच्छी तरह मालूम था कि 8 फेज का चुनाव है, और इस चुनाव को लड़ने के लिए उनके पास संसाधनों का उतना अभाव।
दूसरी पार्टी के मुकाबले। बिल्कुल। तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई जमीनी स्तर पर लोगों को लामबंद करने में, और वो पूरी तरह सफल रही। आखिरी बात चित्रा, उन्होंने मीर जाफर की बात कही। उन्होंने जो बीजेपी में लोग जो उनके पार्टी के चले गए थे, माना यह जा रहा था मुकुल राय रणनीतिकार थे, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग उनके सेनापति थे, तो जब वो इस तरह के लोग चले गए, और आपको दिनेश त्रिवेदी का भाषण याद होगा राज्यसभा में, उन्होंने किस अदा और अंदाज में इस्तीफा दिया। तो ममता बनर्जी ने यहाँ पर मीर जाफर की याद दिलाई लोगों को बार बार। मीर जाफर वो पॉइंट है जो बंगाली अस्मिता को लगातार कुरेदता है पिछले 250 सालों से, कि अगर सिराजुद्दौला हारा नहीं होता तो बंगाल और उसके जरिए देश की दुर्गति नहीं होती। तो उन्होंने ऐतिहासिक अवयवों का सहारा लिया, काम किया और अपने चेहरे को पूरी तरह प्रतिष्ठापित किया, और ये साबित किया कि कोई कितना भी बोले लेकिन मेरे बराबर का कोई दूसरा नेता नहीं है, इसलिए मुझे चुना। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और हम सब जानते हैं कि बीजेपी किस तरह से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। उसी तरह से ममता बनर्जी भी स्ट्रीट फाइटर रही है, जैसा कि आपने खुद भी कहा, चाहे लेफ्ट के जमाना हो, उसके बाद भी। जी सर, एक बात बोलिए प्लीज चाहूंगा। टीएमसी के प्रवक्ताओं को अपनी वाणी को थोड़ा सा समझ बोलकर करना चाहिए कि वो किससे बात कर रहे हैं। अगर आप आज जीत गए हैं और अगर आप राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा असर डालना चाहते हैं, तो आप इस तरह के लोगों की नेतागिरी करके हिंसक प्रदर्शन करके नहीं कर सकते, क्योंकि आज ममता बनर्जी का कद बहुत ऊंचा हो गया है। बिल्कुल, उस ऊंचाई की गरिमा लानी होगी आपको अपने अंदर।